जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत पढ़ा था उसी श्रृंखला में आगे आज प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचनाओं के बारे में बात करेंगे। आलोचनाएं और विशेषताओं दोनों के बारे में बात करेंगे। चलो पहले उनकी विशेषताओं को लेते हैं कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की जो क्या विशेषताएं थी, प्रमुख विशेषताएं तो बहुत सारी थी, लेकिन अपन यहाँ पे शॉर्ट में प्रमुख जो विशेषताएं थी प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की वो क्या क्या थी उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्लेटो ने कौन कौन सी व्यवस्थाएं न्याय सिद्धांत में दी जो आदर्श राज्य के लिए ज़्यादा कारगर हो सके। पहला उन्होंने बताया कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो नैतिक है, यानी कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत नैतिक। तो पहला अपन इसमें लेते हैं नैतिक सिद्धांत। प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत को नैतिक मानता है, यानी कि व्यक्ति के आचरण से संबंधित मानता है। प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत को नैतिक मानता है, इसका मतलब हुआ प्लेटो अपना जो न्याय सिद्धांत है वो मानव के व्यवहार और उसके आचरण के साथ जोड़ता है, यानी मानव का आचरण और व्यवहार जो है वो उसके साथ उसका न्याय का सिद्धांत जुड़ा हुआ है, नैतिक सिद्धांत है। दूसरा उसके अंदर ये कहता है प्लेटो कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो एक आंतरिक वस्तु है, न कि बाह्य वस्तु। प्लेटो मानता है कि न्याय एक आत्मा की अवस्था है, न कि बाह्य वस्तु। तो यहाँ पे वो व्यक्ति के आंतरिक परिवर्तन की बात करता है कि व्यक्ति के जो मूल 3 गुण हैं उन 3 गुणों में जिस भी गुण की प्राथमिकता व्यक्ति के अंदर है उस गुण के साथ में अपना विकास करे, तभी व्यक्ति के साथ न्याय होगा और वो आगे जा कर के राज्य में भी न्याय होगा। तो दूसरी विशेषताएं वो मानता है कि न्याय जो है वो आंतरिक अवस्था है, न कि बाह्य अवस्था। तीसरा इसके अंदर अपन लेते हैं कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है उसमें वो तीनों गुणों में क्या करता है, सामंजस्य स्थापित करता है। यानी जिस प्रकार से व्यक्ति के अंदर रज तम और सत्व के गुण पाए जाते हैं उसी प्रकार से वो ये कहता है विवेक, साहस और संयम, यानी विवेक बुद्धि जिसको दार्शनिक राजा के साथ में वो जोड़ता है, दूसरा साहस जो सैनिक के साथ में जोड़ता है, और तीसरा संयम या उसको कहता है इंद्रिय वासना जिसको उत्पादक वर्ग के साथ में जोड़ता है। वो तीनों गुणों को एक हार्मनी स्थापित करता है, एक संतुलन और समन्वय स्थापित करता है। प्लेटो का ये मानना है जब राज्य में तीनों गुणों में समन्वय स्थापित होगा, तीनों गुणों में हार्मनी स्थापित होगी, तभी क्या होगा, न्याय। यानी तीनों गुणों का समन्वय और संतुलन, 3 विशेषताएं यहाँ पर आ गई। चौथी जो बात करता है प्लेटो वो ये कहता है कि कार्य का विशेषज्ञीकरण, जो इसका जो 4th विशेषता है वो है कार्यों का विशेषीकरण, यानी व्यक्ति जो भी कार्य करेगा कार्यों का विशेषज्ञीकरण। यहाँ पे प्लेटो का ये मानना है कि व्यक्ति अपने गुण या प्रमुख गुण के आधार पर अपने कार्यों का चुनाव करेगा। यानी व्यक्ति के पास अगर बुद्धि ज़्यादा है, यानी बुद्धि के साथ उसकी हार्मनी है तो वह विवेक से जुड़े हुए कार्य करेगा। अगर साहस के साथ में उसकी हार्मनी है तो सैनिक कार्य करेगा। अगर उसका संयम के साथ में हार्मनी है तो उत्पादन के कार्य करेगा। तो यहाँ पे वो कहता है कि अगर वो अपनी हार्मनी या जिस जो स्वभाव है उसके साथ में वो कार्य करेगा तो कार्यों में क्या होगा, विशेषज्ञीकरण होगा, यानी वह उस फील्ड में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकता है, स्पेशलाइजेशन प्राप्त कर सकता है। जो कार्य करेगा उसमें वो डेप्थ तक जाएगा और ये क्या प्राप्त होगा, स्पेशलाइजेशन प्राप्त होगा। यानी ज्ञान जो है वो एक डीप स्टडी की बात करता है, उस क्षेत्र में उसे विशेष ज्ञान प्राप्त होगा। 5वां जो उसका विशेषता है वो है कार्यों में हस्तक्षेप, यानी कोई भी दूसरे वर्ग के कार्यों में किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेगा। प्रत्येक वर्ग अपने ही क्षेत्र के कार्यों में संलग्न रहेगा, अपने ही कार्यों को करेगा और दूसरे के कार्यों में किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेगा। यानी कि हर जो वर्ग है वो अपने अपने हिसाब से अपने कार्यों को इंटेंसिटी के साथ में, विशेषज्ञता के साथ में करेंगे और दूसरे के कार्यों में किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेंगे। कार्यों में हस्तक्षेप की बात वो करता है। उसके बाद में वो कहता है कि व्यक्ति सावयव सिद्धांत, उसका जो 6ठी विशेषता है वो अपन 6 नंबर, यानी सावयव सिद्धांत। ये सावयव सिद्धांत का सबसे पहला समर्थक विचारक है। प्लेटो का क्वेश्चन ऑब्जेक्ट टाइप में भी आता है या RAS IAS के एग्जाम में भी आ जाता है कि वह पहला कौन सा विचारक है जिसने सावयव थ्योरी
सावयव सिद्धांत दिया, वह पहला प्लेटो है। प्लेटो ने कहा कि व्यक्ति जो है उसका विस्तार ही क्या है, राज्य है। यानी राज्य से अलग नहीं है व्यक्ति, व्यक्ति उसका बड़ा रूप है। और जिस प्रकार से व्यक्ति के हाथ, पैर, नाक, कान, इस प्रकार से वह उनके साथ ही शामिल है, राज्य के जिस कार्य हैं उन कार्यों के साथ ही वह जुड़ा हुआ है, वो उससे भिन्न नहीं है। यानी वो राज्यों के साथ में जुड़ा हुआ है, अलग उसका कोई स्वतंत्रता, उसका अलग कोई अस्तित्व नहीं है। जो राज्य की अपेक्षाएं, इच्छाएं, कार्य हैं, वही राज्य व्यक्ति की ही इच्छाएं और अपेक्षाएं रहेंगी, अलग से उसकी कोई इच्छा और अपेक्षा नहीं होती। इस प्रकार उसकी 6 या 7 विशेषताएं हैं, मोटी मोटी प्रमुख विशेषताएं। अब कुछ आलोचकों ने प्लेटो के जो न्याय सिद्धांत है इसकी आलोचना करी। आलोचकों का कार्य क्या होता है, आलोचना करना। जितने भी एक विचारक है वो दूसरे विचारक की आलोचना करता है, अपने तर्कों के माध्यम से आलोचना करता है। क्योंकि प्लेटो जो थे वो आदर्शवादी विचारक थे। अब उसकी आलोचना करने वाले किस प्रकार के विचारधारा के लोग आएंगे, आदर्श यथार्थवादी विचारधारा के लोग आएंगे। यथार्थवादी कहेंगे कि प्लेटो तो सिर्फ कल्पना ही कर रहा है, ऐसा राज्य तो बनाया ही नहीं किसी ने। जब ऐसा राज्य बना ही नहीं, जब उस राज्य का कोई कहीं पे स्थापित ही नहीं हुआ, तो ऐसे राज्य में कुछ कमियां रही होंगी, उनके विचारों में कहीं कोई तालमेल नहीं होगा, कहीं कोई हार्मनी नहीं होगी। वो सिर्फ बातें थी, कल्पनाएं थी। कल्पनाएं सुंदर हो सकती हैं, लेकिन यथार्थ के धरातल पर जब उनको स्थापित करते हैं तो उनमें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आलोचकों ने उनके अपने अपने तरीकों से आलोचना ही करी। पहला तो उन्होंने कहा कि जो नैतिकता की बात है, सबसे पहले प्लेटो का ये कहता है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है, नैतिक है। तो यहाँ पे जो आलोचक है वो कह रहे हैं कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत नैतिक है, न कि कानूनी। उन्होंने कहा जब नैतिक है तो वो कानून का कोई उस पर प्रतिबंध नहीं होगा, यानी बाह्य कोई कानून नहीं है। और जब तक कानून नहीं है तो व्यक्ति को किसी प्रकार का भय नहीं है, और जब किसी प्रकार का व्यक्ति को भय नहीं होगा तो वह अपने स्वभाव के अनुसार कार्य नहीं करेगा, निश्चित रूप से वह राज्य सफल नहीं होगा। यानी नैतिकता जो है वो सबसे बड़ी उसकी कमी बताई कि नैतिकता के साथ साथ में क्या होना चाहिए, न्याय कानूनी भी होना चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति है उसको राज्य के अधीन कर दिया प्लेटो ने। यानी आलोचना जो है उसकी दूसरी ये है कि प्लेटो को राज्य के अधीन कर दिया। प्लेटो ने व्यक्ति को राज्य के अधीन कर दिया। यहाँ पे प्लेटो कह रहा है कि व्यक्ति का राज्य से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति राज्य से भिन्न कोई कार्य नहीं कर सकता। तो एक प्रकार से जो सावयव सिद्धांत है उसमें राज्य का ही, व्यक्ति का ही विस्तार मानता है। तो वो ये कह रहा है, यहाँ पे आलोचक कह रहे हैं कि भैया ये जो प्लेटो है इन्होंने क्या किया, व्यक्ति को राज्य के अधीन कर दिया। ये आलोचना है कि व्यक्ति का पृथक कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, राज्य सब कुछ है, तो उसका मतलब क्या रहा। तो ये दूसरी आलोचना यहाँ पे आ गई। तीसरा आलोचक जो है वो तीसरी आलोचना ये करते हैं यहाँ पे कि एकीकरण, अत्यधिक एकीकरण किया प्लेटो ने। अत्यधिक एकीकरण का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि उन्होंने 3 गुण बता दिए व्यक्ति के, विवेक, साहस और संयम। और तीनों गुणों में एक आगे जिसका गुण जो है, यानी जिस गुण की प्रधानता जिसके अंदर है वो उस गुण में अपना विशेषज्ञता प्राप्त करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी में अगर ज्ञान ज़्यादा है तो वो मतलब बौद्धिक क्षेत्र में जाए। अब 2 गुण उसके ये हुआ कि प्लेटो ने 2 गुणों को यहाँ पे सेक्रीफाइस करवा दिया। यानी अत्यधिक केंद्रीकरण का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति के अंदर तीनों गुण होते हैं, विवेक होता है, साहस होता है, संयम होता है। लेकिन यहाँ पे प्लेटो ये कह रहा है कि जिसमें जिस गुण की प्रधानता है वो उसी गुण में उसी कार्य को चयन करे, उसी गुण में अपना विशेषज्ञता प्राप्त करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई विवेकी व्यक्ति है तो उसमें साहस और संयम को प्लेटो यहाँ पे दबा देता है। वो कह रहा है कि एक गुण रह गया, 2 गुण का अनदेखी हो गई, तो अत्यधिक केंद्रीकरण हो गया यहाँ पे। तो ये भी इसकी आलोचना में आता है। नेक्स्ट जो आलोचना आलोचक करते हैं वो ये है कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो अपृथकनीय है। अपृथकनीय का मतलब ये हुआ यहाँ पे हुआ कि प्लेटो यहाँ पे व्यक्ति के 3 गुणों के आधार पर समाज में 3 वर्ग बना देता है। 3 वर्ग बना देता है, एक उत्पादक वर्ग है, एक सैनिक वर्ग है और एक शासक वर्ग है। जब वो 3 अलग अलग बन गए वर्ग, तो एक प्रकार से कंट्राडिक्टरी होना ही है। 3 अलग अलग ही वर्ग बन गए, 3 प्रमुख धाराएं होगी, तो अत्यधिक प्रतिकरण कर दिया। एक प्रकार से हार्मनी उनके अंदर स्थापित ही नहीं हो सकती। एक तो ज्ञानवान है, दूसरे साहसी हैं और तीसरे क्या हैं, आपके धैर्यवान हैं या मतलब आपका पेशेंस वाले हैं। जो मतलब वो ये कह रहा है कि इंद्रियों के साथ जिनका जुड़ाव ज़्यादा है, संयम जिसके अंदर है। तो 3 अलग अलग धाराएं होगी राज्य में। तो एक प्रकार से प्लेटो ने अपृथकनीय कर दिया। और उसके बाद जो नेक्स्ट आलोचना आलोचकों के द्वारा की गई वो ये कहा कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो लोकतंत्र का विरोधी है, यानी लोकतंत्र का समर्थक नहीं है। क्योंकि उस टाइम में एथेंस में लोकतंत्र की बहार चल रही थी। आज भी अपन देखते हैं लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में तो सभी लोगों की आवाज़ सुनी जाती है, सभी लोगों को प्राथमिक माना जाता है। लोकतंत्र में बहुमत का शासन है। तो यहाँ पे तो बहुमत का शासन कहाँ हुआ,
या तो सिर्फ किसका शासन हुआ, मतलब बौद्धिक वर्ग का शासन हुआ, दोनों वर्ग तो फिर पीछे उसके नीचे दब गए। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि यहाँ पे उसने ये जो वर्ग को प्राथमिकता दी, ये एक प्रकार से राज्य में कंट्राडिक्शन पैदा करता है। नेक्स्ट उन्होंने जो आलोचकों ने कहा कि ये जो राज्य प्लेटो के राज्य का जो नया सिद्धांत है, इस सिद्धांत में विरोधाभास बहुत है, विरोधाभासी सिद्धांत है प्लेटो का नया सिद्धांत। विरोधाभासी इस नज़र में है कि प्लेटो ने एक तरफ कि कोई भी वर्ग दूसरे वर्ग में किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन व्यवहारिक रूप से जो शासक वर्ग है वो सैनिक वर्ग और जो उत्पादक वर्ग है ना केवल उनके कार्यों में इंटरफेयर करता है बल्कि उन पर कठोर नियंत्रण भी रखता है। उनको कोई अधिकार ही नहीं है, उनके ऊपर किसका अधिकार है, शासक वर्ग का। एक तरफ तो प्लेटो यहाँ कह रहा है कि कोई किसी के कार्य में इंटरफेयर ही नहीं करेगा, और दूसरी तरफ वो ये कह रहा है कि जो शासक वर्ग है वो किस पे नियंत्रण रखेगा, उत्पादक वर्ग पे नियंत्रण रखेगा, सैनिक वर्ग पे नियंत्रण रखेगा। तो विरोधाभासी सिद्धांत हो गया, तो ये भी इसकी आलोचना है। नेक्स्ट जो आलोचकों के द्वारा आलोचना इसकी की गई वो आलोचना, ठीक है, ओके।